हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। सो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक सुपर फास्ट रिवीजन, एक रॉकेट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एकदम पिद्दू से चैप्टर है, तो इसकी तो रॉकेट रिवीजन और ज्यादा पिद्दू होने वाली है। तो जुटे रहना यार, 10 से 15 मिनट के बीच बीच में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में बेटा आपके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे कि आपके पास नॉर्मल इलेक्ट्रिक डायपोल में जो नेगेटिव चार्ज रोल प्ले करता है, यहाँ पर वो साउथ पोल रोल प्ले करता है। साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मूवमेंट जो रहता है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज रहता है। सेम इसी तरीके से बेटा अगर हम बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करें, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। याद रखिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l वेक्टर, और इस 2l वेक्टर की जो डायरेक्शन रहती है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है जी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एनालॉगस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटिज्म। बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ते आए हैं, अगर आप वही सेम फॉर्मूला मैग्नेटोस्टैट्स में लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं एनालॉग मेथड से। बहुत ही प्यारा मेथड है, सिंपल। आपको क्या करना है, आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के वो एक तरफ लिख लेने और उसका मैग्नेटोस्टैट्स में बेटा एनालॉग देखते जाना है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के विच इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ के बराबर रहता है। बेटा मैग्नेटिज्म में आप 1/4 को तो 1/4 ही लिखते हैं, बट 1/एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देते हैं किससे, म्यू नॉट से। 1/एप्सिलॉन नॉट यानी कि 1/परमिटिविटी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, परमियाबिलिटी से ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 10⁻⁻7 आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू q इंटू 2l वेक्टर। सिमिलरली बेटा अगर हम मैग्नेटिज्म में चले, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू m यानी कि पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l वेक्टर। नेक्स्ट आगे चलिए, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो आपको पता है दैट इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू q इंटू 2l। बेटा अब इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में अपने पास दो कंडीशंस आती हैं, एक होता है एक्सियल पोजीशन, एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कौन सा होता है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को जोड़ते हैं तो आप एक लाइन जो इन चार्जेस को जुड़ती हुई जा रही है, उसी लाइन पर अगर आप किसी पॉइंट को कंसिडर करते हैं दैट इज एक्सियल पोजीशन। अगर आप इस डायपोल के दो चार्जेस के बिल्कुल सेंटर से अगर कोई लाइन पास कर रहे हैं और उस पर अगर आप कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r का क्यूब, वेयर p वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट r का क्यूब। यानी कि बेटा ये r क्या है, ये r वो डिस्टेंस होता है जो आप सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर करते हैं। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिज्म में ये फॉर्मूला को रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर आप बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आई मस्ट से, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना चाहते हैं तो बेटा आप क्या करेंगे, 2 को क्या करें यार, 2 को 2 से ही रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, 2 थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। p वेक्टर विल बी चेंज टू m वेक्टर, r क्यूब ही रहेगा। वहां पे बेटा k की वैल्यू अगर हम बात करें विच इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 ही रहेगा और 1/एप्सिलॉन नॉट बेटा म्यू नॉट के बराबर बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप एनालॉगी से फॉर्मूलाज आसानी से लिख लेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है, -kp डिवाइडेड बाय r का क्यूब, और मैग्नेटिज्म में बेटा आप क्या कर सकते हैं, p की जगह आ जाएगा m वेक्टर, r क्यूब की जगह r क्यूब, और k यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा 1/4, तो 1/4 ही आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट। नेक्स्ट आगे आ जाइए, टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क क्या होता है बेटा, p क्रॉस ऑफ e होता है। अगर हम मैग्नेटिज्म में चले तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, m क्रॉस ऑफ b हो जाती है। p क्रॉस ऑफ b यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्रॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिज्म में आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ऑलवेज याद रखना। अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी फील्ड में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की, तो p वेक्टर डॉट ऑफ e वेक्टर रहता है। अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो p वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय m वेक्टर, e वेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय b वेक्टर। सो आई एम होपिंग बेटा एनालॉजी से आपको बहुत मदद मिल रही है। टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, दो कंडीशंस होती है बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री इज रेफर टू एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थीटा इज
इक्वल्स टू 180 डिग्री इज रेफर टू एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क की वैल्यू दोनों के केस में बेटा 0 होगी जब थीटा 0 भी है या थीटा 180 भी है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अगर आप जरा सा भी डायपोल को हिलाते हैं तो वो डायपोल ऑसिलेशंस करने लगता है। क्या करने लगता है? ऑसिलेशंस करने लगता है। तो किस तरह की ऑसिलेशंस करता है बेटा? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करता है। टाइम पीरियड उसका क्या रहता है? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय m इनटू b, वेयर आई इज व्हाट? आई क्या है? करंट है? ना 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 ना, आई करंट नहीं है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये वाले जो पाप हैं अगर आपको धोने हैं तो आप मेरे नाम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक सर्च कीजिए, अर्शप्रीत कौर के नाम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक सर्च कीजिए, आपके ये वाले पाप धुल जाएंगे। बाकी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 11th का टॉपिक है बेटा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाने वाला नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, मैग्नेटाइजेशन। देखिए बेटा, सिंपल सा रूल है, अगर आप किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कौन लेता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस से होता क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटीरियल मैग्नेटिक मटीरियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो डायपोल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो बेटा मैग्नेटाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई सिंबल विच इज इक्वल्स टू कितने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम अलाइन हुए हैं, यानी कि mnet डिवाइडेड बाय v, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को बेटा म्यू नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं b वेक्टर डिवाइडेड बाय h वेक्टर से। b वेक्टर इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, h इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अगर हम सोलेनॉइड के केस में बात करें, अंदर आपके पास वैक्यूम है, आपने उस वैक्यूम के बीच में कोई ऐसा मटेरियल रख दिया है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और आप उसको मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेटा वहां पे म्यू नॉट आएगा। बट वहीं पर अगर आप उस वैक्यूम में किसी और मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं, जो मटेरियल आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा सपोर्ट करता है, तो उस केस में बेटा यहाँ पे म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अब जितनी ज्यादा आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते जाएंगे बेटा, जितना ज्यादा आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पास मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा। सो बेटा आपके पास I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओ तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम काय के नाम से जानते हैं, विच इज वॉट? विच इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो मटीरियल्स बढ़िया हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, उनका ससेप्टिबिलिटी भी ज्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी का, म्यू आर विच इज रेफर टू एज व्हाट बेटा? म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। अब एक और बात याद रखिएगा, म्यू आर को बेटा आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 प्लस काई एम से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला के ऊपर बेस म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। काई एम यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। सो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे बेटा, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी इन वैक्यूम। नेक्स्ट आगे बढ़िए, चलिए। अब आपके पास ना बेटा 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में जब उनको रखते हैं तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बेसिस पर आपके पास 3 टाइप के मटेरियल्स हैं। फर्स्ट इज डायामैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड द थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल एकदम बकवास है बाय गॉड, है ना। अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख भी देते हो ना तो उनको कोई असर वसर ही नहीं पड़ता यार, एकदम ढीठ बच्चे जो क्लास में आते ही नहीं है, जो वीडियोस देखते ही नहीं है, बस एक जाप जपते रहते हैं, हमको कुछ नहीं आता, हमको पास करवा दो। पास करवाने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा ना यार, ठीक है। सो डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो इनकी ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 होती है। बेटा अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, देखो, एक तो आप इस तरीके से कर्व बनाते हैं और आप ऊपर मेंशन कर दीजिए दैट काई इज लेस देन 1, और दूसरा बेटा आप कर्व जो है वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आपके पास टेम्परेचर, ये काई एम, और यहाँ पे आपकी आ रही है क्या? यहाँ पे आ रही है आपके पास क्या? डिपेंडेंस। आप देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ससेप्टिबिलिटी बढ़ नहीं रही है। नेगेटिव में बनाया इस टाइम पर, मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो डायमैग्नेटिक में अगर ये कर्व बनाते हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये वाला कर्व बनाते हो तो साथ में ये मेंशन करना जरूरी है दैट काई इज लेस देन 1। पैरामैग्नेटिक मटेरियल बेटा टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं? इनवर्सली डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है ससेप्टिबिलिटी कम होती जाती है। टेम्परेचर का काम क्या है? रेंडमनेस प्रोड्यूस करना। टेम्परेचर के कारण जब रेंडमनेस आती है ना बेटू,
टेम्परेचर के कारण जब रेंडमनेस आती है ना तो मैग्नेटिक जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन नहीं होते। वो कहते हैं भाई हम तो फैल गए, है ना, अब हम तो रेंडमली ओरिएंट होंगे, यानी कि मैग्नेटाइजेशन उस केस में कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो ससेप्टेबिलिटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। बेटा यहाँ पे एक टेम्परेचर आता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से इसको जानते हैं। ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय टी माइनस टी सी के बराबर रहता है। टी सी इज व्हाट, क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा आप एक बात ध्यान से सुन के देखिएगा, जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपके पास ससेप्टेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, ससेप्टेबिलिटी इज रिड्यूसिंग, ससेप्टेबिलिटी कम होती जा रही है। और इस केस में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहां, टीसी के ऊपर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा आपके पास, याद रखना डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करते। आप देख सकते हो इनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर नहीं रही हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से, जो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बहुत हल्का बहुत सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनके अंदर से बेटा लाइंस जो है वो पास हो रही हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो बहुत बड़ी है, उनके अंदर से भर भर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल याद कर लो, गोल्ड एंड सिल्वर। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल याद कर लो, एल्यूमिनियम या फिर क्रोमियम। ठीक है, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, ये सब पैरामैग्नेटिक की एग्जाम्पल है। फेरोमैग्नेटिक की आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है जी, चलिए उसके बाद द लास्ट थिंग इज ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक की बेटा जो रहती है वो लेस देन 0 रहती है। पैरामैग्नेटिक की जो ससेप्टेबिलिटी रहती है वो ग्रेटर रहती है, थोड़ी पॉजिटिव में रहती है, बट ज़्यादा भी बड़ी वैल्यू नहीं होती। और फेरोमैग्नेटिक की तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। सो ये टेबल आप एट लास्ट याद रखिएगा। परमिएबिलिटी के रिलेशंस क्या रहते हैं तीनों के केसेस में, और ससेप्टेबिलिटी के रिलेशंस क्या रहते हैं, इनके एग्जाम्पल्स एक एक, और ये वाला डायग्राम। ठीक है, और ये वाला डायग्राम देखो बेटा, इस चैप्टर में से चांसेस आर वेरी 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 ब्राइट कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इस छोटे पैकेट बड़े धमाके का अच्छे से फायदा उठा रहे हैं, यानी कि रॉकेट रिवीजन से आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते जाइए, मेरे साथ लाइव जुड़ते जाइए। लाइव सेक्शन में मैं लगातार आपके लिए क्लासेस प्लान करती जा रही हूँ। आई होप आपने सारी की सारी वीडियोस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज इन्हीं वीडियो से आपका बोर्ड एग्जाम पार लग सकता है। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। मैं बहुत जल्दी ही रॉकेट रिवीजन लेकर आऊंगी नेक्स्ट चैप्टर का। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। कमेंट जरूर से करके जाइएगा एंड हिट द लाइक बटन टू।